चलो, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो आज हम एक आपको न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड घटती है, बैकवर्ड की बढ़ती है, और एक टाइम पे दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि रिएक्शन किस में आ चुकी, केमिकली इक्विलिब्रियम हो चुका है। ठीक है, अब हम आपको दो ग्राफ दे रहे हैं, एक आर ओ आर वर्सेस टाइम, एक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। आपको ये बताना है कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है। तो पहला ग्राफ हम देंगे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। अरे पारी बरसी कटनगे आसी खटके ले आंदी चाबी। ए बी टिंगिंग 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 टिंगिंग। भाई इसके अंदर पेशेंस नहीं है कसम से, पूरी दुनिया टेढ़ी है, केवल तो ग्राफ ही टेढ़ा है। चलो बताओ इन दोनों में, तीनों में से कौन सा सही है। तो ये है आर ओ आर वर्सेस टाइम। नेक्स्ट हम दे रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ए सही में पेशेंस नहीं ना के अंदर। ए बी आर ओ आर बेटा। अबे भाई पूछते का है फिर हमसे। ग्राफ बनाओ। चलो चलो, इसमें बताओ पहले वाले में कौन सा सही है। ए बी सी में ए सही है, और कोई गलत है। रेट ऑफ रिएक्शन में आपको अगर याद हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन घटता है, बैकवर्ड बढ़ता है, एक टाइम पे आके दोनों की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, कांस्टेंट तो होगी लेकिन इक्वल होनी चाहिए। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर होनी चाहिए। कांस्टेंट तो एक अलग बात है, कांस्टेंट तो होगी, बराबर हो जाए ना। अब देखो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट होगी, बैकवर्ड की भी कांस्टेंट होगी, लेकिन बराबर नहीं है। इसमें देखो एक टाइम पे केवल कांस्टेंट बराबर हुई है, और फिर बढ़ गई बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा। तो ना ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है, ना ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है ना। चलो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में बताओ कौन सा ग्राफ सही है। बोल रहे बाबा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है। अब तुमने कहा कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, रिएक्शन क्या हो चुके लिए, रिएक्शन क्या हो चुके लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुके लिए। ठीक है, तो अब बताओ उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ए बी सी में कौन सा सही है। तो बैकवर्ड रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट आया, पहले घट रहा था फॉरवर्ड रिएक्शन का कंसंट्रेशन, और एक टाइम में कांस्टेंट हो गया। बैकवर्ड रिएक्शन का बढ़ रहा था, एक टाइम में कांस्टेंट हो गया, यानी ए सही है ना। जरा बी में आओ, बी में देखो फॉरवर्ड रिएक्शन का कंसंट्रेशन घट रहा था घट रहा था घट रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया। फॉरवर्ड का भी बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, एक टाइम पे दोनों का बराबर हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, मतलब ये भी सही है। ये देखो फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन घट रहा था घट रहा था घट रहा था, कांस्टेंट हो गया। बैकवर्ड रिएक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, कांस्टेंट हो गया, मतलब ये भी सही है। कंसंट्रेशन आपका यहाँ तीनों का सही है ग्राफ। बोलो समझ में आ गया। भाई कंसंट्रेशन तो मतलब यही है ना कि तीनों कांस्टेंट, कंसंट्रेशन लास्ट में क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए ग्राफ में, कांस्टेंट। देखो बैकवर्ड रिएक्शन कॉन्स्ट एक टाइम पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट, एक टाइम पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट ही तो हो जाता है कंसंट्रेशन। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। आपको इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या दिखा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो गई, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो गई।
तभी तो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। और जब ये अचीव हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ईच टर्म, कंसंट्रेशन ऑफ ईच टर्म क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल नहीं, कांस्टेंट। क्या बोलोगे? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन हर टर्न का क्या हो जाएगा टर्म का बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया सभी बच्चों को? वेरी गुड, नोट कर लीजिए। हटा नहीं रहे भैया। अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है? हेडिंग डाल ली बेटा सभी बच्चों ने? कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की? पहली लिखिए डायनेमिक। सबसे पहली चीज तो केमिकल इक्विलिब्रियम कैसी होती है? डायनामिक। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है और बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है, और दोनों का स्पीड क्या होता है? बराबर। ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये पहली कंडीशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, लिख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज कांस्टेंट इसी में है, एट इक्विलिब्रियम। इसी में है। इसमें यह बताया गया है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा मतलब डायनेमिक होगा, वो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर होगा, उस समय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या होगा? कांस्टेंट। जिस समय रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी, उस समय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो चुका होगा। समझ में आ गई बात? मतलब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगा। अगर एक बार उसने केमिकल, अगर कोई रिएक्शन एक बार केमिकली इक्विलिब्रियम में आ जाती है, वो इक्विलिब्रियम हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है हीरे? इसका मतलब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब उसका कंसंट्रेशन ईच यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो चुका है? कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड। सेकंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव। ठीक है, अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड, फ्रॉम आइदर साइड। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम बेटा अचीव्ड होती है दोनों तरफ की से, ये नहीं एक तरफ से इक्विलिब्रियम होता है, चाहे वो केमिकली। अब जैसे एग्जांपल हम दें तो N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3। ठीक है, ठीक है, तो मतलब इधर से इधर, इधर से इधर इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा जब दोनों तरफ से, मतलब दोनों साइड से इक्विलिब्रियम अचीव करता है। ठीक है, इट वॉन्ट अफेक्ट
equilibrium point. It won't affect equilibrium point. अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बताने जा रहा हूं। सुनो सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूं। अगर मान लो एट इक्विलिब्रियम, एट गिवन टेम्परेचर, एक बात मैं बताने जा रहा हूं, पहले सुन लो फिर बाद में भैया करना। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम में आ चुकी है रिएक्शन। इस समय इसका मोल, इसका कंसेंट्रेशन 1 मोल है, इसका 2 मोल है, इसका 4 मोल है। मतलब ये इक्विलिब्रियम में कंडीशन है। ठीक है, अब 25 डिग्री सेल्सियस पर गिवन टेम्परेचर पर अब हमने कहा कि इस रिएक्शन को हम 25 डिग्री सेल्सियस से फिर से कराने जा रहे हैं, और अब की बार हमने लिया है इसका मोल 1000, इसका लिया 2000, इसका लिया 4000 या 6000 ले लिया। इसका कंसंट्रेशन हमने ले लिया 6000 मोल, इसका ले लिया 5000 मोल। ठीक है, हमने क्या बोला, 25 डिग्री सेल्सियस पे मान लो ये रिएक्शन क्या थी, इक्विलिब्रियम में। उस समय इसका कंसंट्रेशन 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल था। अब हटा दो रिएक्शन। अब मैंने फिर से ये रिएक्शन करानी है। अब मैंने ये कंसंट्रेशन लिया है। अब मैंने कहा ये कब इक्विलिब्रियम में आएगी, अब रिएक्शन होना चालू होगी ना, तो इक्विलिब्रियम में आएगी। तो इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जब इसका कंसंट्रेशन 1000 से 1 हो जाएगा, जब इसका कंसंट्रेशन 5000 से 2 हो जाएगा, जब इसका कंसंट्रेशन 6000 से 4 हो जाएगा, तब केमिकल रिएक्शन किस में आ चुकी होगी, इक्विलिब्रियम में। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो तुम हर स्पीसीज का कंसंट्रेशन कुछ भी लो, वो आके स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसी कंडीशन में आएगी जब इनका कंसंट्रेशन 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल हो जाएगा। मतलब एक तरीके से फिक्स हो गई चीजें, हमें बस देखना है कि टेम्परेचर सेम हो बस। अब जैसे टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेल्सियस लिया, अब ये रिएक्शन हम फिर से करा रहे हैं। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने N2 लिया, 3H2 लिया। ठीक है, और क्या बन गया, 2NH3। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा N2 मैंने लिया 10,000 मोल, और ये लिया हमने 30,000 मोल, ये हमने लिया 40,000 मोल। ठीक है, 4 लाख ले लिया, चलो मोल, मोल ले लिया। अब कंसंट्रेशन सबका अलग अलग है। अब मैंने कहा इस रिएक्शन को चला दो, अब रिएक्शन होना चालू हो गई। अब मैंने कहा कि ये बताओ इक्विलिब्रियम पे कब आएगी। अब ये रिएक्शन चलती रहने दो, चलती रहने दो, चलती रहने दो, हम केवल इसका कंसंट्रेशन देखेंगे। और जैसे इसका कंसंट्रेशन 1000 से 1 हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन 3000 से 2 हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन 4 लाख से 4 हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे अब ये रिएक्शन किस में आ चुकी है, इक्विलिब्रियम में। हाँ, लेकिन अगर तुम यहाँ टेम्परेचर चेंज कर दो, यहाँ 25 से 30 डिग्री, तब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या हो जाएगा। तो देखो अब यहां पढ़ो क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड, दोनों तरफ से होता है। इट वॉन्ट इफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट एट गिवन टेम्परेचर। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर गिवन टेम्परेचर पे है, तो तुम कितना भी कंसंट्रेशन लेके रिएक्शन कराओ, उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो वही रहेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है इसका, 1, 2, 4। तो कितना भी तुम कंसंट्रेशन ले लो, वो 1, 2, 4 पे ही आके इक्विलिब्रियम में आएगा। इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इफेक्ट हो जाएगा। हाँ, कंसंट्रेशन पे कोई मतलब नहीं, कंसंट्रेशन चाहे जितना ले लो, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा अगर टेम्परेचर फिक्स है तो। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा। मतलब फिर 1, 2, 4 के अलावा किसी और पे इक्विलिब्रियम में आएंगे। दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम में होते हैं, दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम में आते हैं। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है।
चलो इसी के नीचे एक पॉइंट हम और लिखवाते हैं, पॉइंट नंबर 3। इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द रिलेटिव। इनिशियल कंसंट्रेशन लिखो। इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट, हैज नो इफेक्ट, हैज नो इफेक्ट on relative concentration, on relative concentration, on relative concentration at equilibrium। यही चीज मैंने अभी आपको समझाई है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया वाला पॉइंट? इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट वही रहेगा एट गिवन टेम्परेचर। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इक्विलिब्रियम पॉइंट will remain, equilibrium point will remain same at such। समझ में आ गई बात? इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई मतलब नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वही रहेगा अगर टेम्परेचर सेम है तो। ठीक है? एट गिवन टेम्परेचर कंसंट्रेशन, एट गिवन टेम्परेचर आपका फिक्स होना चाहिए। ये थी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा एक चीज और कंडीशन है कि वो इक्विलिब्रियम में आया या नहीं आया, हम कैसे पता करें? पहला पॉइंट समझ में आ गया, कैसे पता करोगे? कंसंट्रेशन से। दूसरा पॉइंट पता है क्या है? उसका कलर चेंज होना बंद हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर रिएक्शन चल रही होगी तो कलर लगातार चेंज हो रहा होगा क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। एक टाइम पे जब कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो उसका कलर भी चेंज होना बंद हो जाएगा। अगर कलर कांस्टेंट हो गया, कलर सेम हो गया, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन अचीव कर चुकी है। इसी में लिख लो। और प्रेशर भी उस समय क्या हो चुका होगा? कांस्टेंट हो चुका होगा। ये एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। जब इक्विलिब्रियम हो चुका होगा तो कलर भी कांस्टेंट हो गया होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया होगा, डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गई होगी। क्या हुआ? मतलब इक्विलिब्रियम जब आएगा तुम कैसे पहचानोगे? पहला तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से, गिवन टेम्परेचर है तो कंसंट्रेशन पॉइंट देख लेंगे, ये इतने पे ही बैलेंस होती है, इतने पे इक्विलिब्रियम में आती है तो हम कंसंट्रेशन देख के समझ जाएंगे। दूसरा, उस समय उसका कलर चेंज होना भी बंद हो जाएगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। हम देख रहे हैं प्रेशर भी अब चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि रिएक्शन चलती रहेगी तो प्रेशर में कुछ चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर दोनों की स्पीड बराबर होगी तो प्रेशर में चेंज होना भी कांस्टेंट हो जाएगा। तब भी हमें पता चल जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ चुकी है। अगर हम देखेंगे डेंसिटी भी चेंज होना रुक गए, डेंसिटी भी अब नहीं चेंज हो रही, डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नेक्स्ट कितने हो गए? 4 हो गए, 3 हो गए। अच्छा एक चीज और समझ लो, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करती है एक शर्त पे, वेसल क्लोज होना चाहिए। वेसल कैसा होना चाहिए? हिंद, हिंज, हिंज। समझ में आई बात? अच्छा सुनो, मैंने क्या बताया? कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लाना है, केमिकली इक्विलिब्रियम में अगर लाना है तो उस रिएक्शन को तुम्हें किस में कराना होगा? क्लोज्ड वेसल में। क्यों कह रहा हूं? अच्छा देखो, जैसे A प्लस बी कोई रिएक्शन हुई और उससे बना C प्लस डी, और डी है गैसियस में। अब तुम्हारा वेसल मान लो ओपन है,
ओपन वेसल है, तो ओपन वेसल होगा तो क्या होगा, गैस उड़ जाएगी बाहर, और सी प्लस जब तक डी नहीं आएगा सी प्लस डी ए प्लस बी बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि सी को ए प्लस बी बनाने के लिए डी की आवश्यकता है, तो डी उड़ गया, तो ए प्लस बी बनेगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमें कभी भी, तो ये चीज इम्पॉसिबल है, क्या है, यम पॉसिबल। क्या यम पॉसिबल है कि कभी भी अगर इक्विलिब्रियम आपको अचीव करना है तो वो रिएक्शन ओपन वेसल में नहीं होगी। तो इक्विलिब्रियम जो है, ये चीज यम पॉसिबल है कि इक्विलिब्रियम ओपन वेसल में आए। आपकी इक्विलिब्रियम किसमें केवल और केवल अचीव होगी, इक्विलिब्रियम केवल और केवल पॉसिबल है किसमें, क्लोज्ड वेसल में। बात समझ में आई या नहीं आई, केवल और केवल इक्विलिब्रियम किसमें अचीव करने के लिए पॉसिबल है, क्लोज्ड वेसल में। मैं चार्ट बना के दिखा रहा हूं आपको, आप लोग इसको चार्ट लो। वो हम समझ गए, सोच सोच के बता रहा था वो। नेक्स्ट, पांचवी कैरेक्टरिस्टिक, रोल ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा बताओ, अगर कैटलिस्ट को हम लोग इसमें झोंक दें, ले ए प्लस बी में हमने कैटलिस्ट झोंक दिया, कैटलिस्ट, तो बनेगा सी प्लस डी। तो कैटलिस्ट का मतलब आपने सुना होगा कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना, है ना। तो क्या वो केवल फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, बैकवर्ड की नहीं बढ़ाएगा। एक कहानी समझाते हैं तुमको। जैसे मान लो अखिलेश है, पारिवारिक है, ये है एक पहाड़, ये है अखिलेश की कोचिंग, कोचिंग, ये है अखिलेश का घर, घर, ठीक, ठीक। अब अखिलेश भाई क्या करते थे, डेली पहाड़ चढ़ते थे, और पहाड़ चढ़ के कोचिंग आते थे, और कोचिंग से वापस पहाड़ चढ़ के घर आते थे। बड़ी ही दिक्कतमय स्थिति चल रही थी, दयनीय दशा अखिलेश भाई की, मतलब दयनीय दशा मतलब दुखद, बहुत दया आती थी देख के। तो हमने इनके लिए कैटलिस्ट भेजा, उस कैटलिस्ट ने क्या किया, एक गड्ढा खोद दिया, पहाड़ के अंदर गुफा बना दी, रुक जा, एक गुफा बना दी। अब अखिलेश भाई ऊपर से चढ़ के ना जाके नीचे से सीधे निकल जाते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं कोचिंग, और कोचिंग से आ जाते हैं घर। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में भी इनको ये हेल्प किया, और बैकवर्ड रिएक्शन में भी इनको ये हेल्प किया। मतलब कैटलिस्ट ने क्या किया, चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही हो चाहे बैकवर्ड हो रही हो, दोनों में ही क्या हुआ, दोनों ही की स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। बात समझ में आई है नहीं, अब तुम इसी हंस रहे थे ना, इसे समझ में नहीं है। रोल ऑफ कैटलिस्ट ये है कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम 1 घंटे में अचीव कर रही थी, तो वही अब 5 मिनट में इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी। मतलब ये मतलब ये है, जो अखिलेश भाई इधर से इधर जा रहे थे, इधर से इधर 1 घंटा ले रहे थे जाने में, अब वो 10 मिनट में कोचिंग पहुंचेंगे, 10 मिनट में घर आ जाएंगे। समझ में आई बात, डोरेमोन है ना उसके पास। बात समझ में आई, पॉकेट में बैठा के लेके चले आते हैं। अब कंगारू मत बोल देना उसको। चलिए, तो रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड बढ़ाता है, और इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अचीव करा देता है, किसको, रिएक्शन को। बोलो समझ में आया या नहीं आया। तो इसको मैं नोट करवा देता हूं, लिखिए, रोल ऑफ कैटलिस्ट, इट enhances both it enhances both forward and backward reaction, forward and backward reaction,
and helps to achieve and helps to helps to achieve equilibrium earlier. मतलब आपको इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी मिल जाएगा अगर आप कैटलिस्ट का यूज करोगे, रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहले कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घट रहा था, बैकवर्ड रिएक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, एक टाइम पे कांस्टेंट हो गए, मतलब यहां पे इक्विलिब्रियम इसने अचीव किया। क्या कहते हो? तो ये क्या था? विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, अब मैंने कैटलिस्ट डाला तो यही फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन जल्दी अचीव कर लिए, अब इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया। ये थी कंडीशन विद कैटलिस्ट की। अब समझ में आया है? अभी भी नहीं आया? क्लियर हो गया? तो कैटलिस्ट ने क्या किया? इक्विलिब्रियम रिएक्शन को जल्दी अचीव करा देता है। तो बेटा कितने बच्चों कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई है? आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, लॉचा 50 दे दो। ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। अब जैसे ये आपके पास रिएक्शन है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? जैसे अब ए प्लस बी से अब डायरेक्टली तो सी प्लस डी बनना, पहले तो इसकी स्पीड बढ़ेगी तेजी से, जब ये बन जाएगा कुछ तो ये दोनों मिलकर ये बनाना चालू कर देंगे, इसकी स्पीड बढ़ना चालू हो जाएगी, इसकी स्पीड घटना चालू हो जाएगी, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन घटेगा। ध्यान से सुनो, ये अभी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, ये 0 0 मोल है, अभी ये नहीं बना, तो दोनों ज्यादा कंसंट्रेशन है अभी, तो दोनों तेजी से रिएक्शन चालू करेंगे और खटाखट खट 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 बनाना चालू कर देंगे। क्या बनाएंगे? सी प्लस डी। तो कुछ इसका मोल 1 मोल आ गया, इसका 1 मोल आ गया, इसका 1 मोल बचा, 1 मोल बचा। बात समझ में आई? तो बहुत तेजी से इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? तो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है कि बेटा जब इसके दो ज्यादा कंसंट्रेशन था तो इसकी स्पीड तेजी से बढ़ेगी और ये बनना चालू हो जाएगा, कुछ देर बाद ये 0.5 मोल 0.5 मोल और ये हो जाएगा 1.5 मोल, ये हो जाएगा 1.5 मोल। अब कुछ कंसंट्रेशन इसका बढ़ा तो इसका भी स्पीड बढ़ेगी, अब इसका कंसंट्रेशन घटा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी रिएक्शन की? कम हो जाएगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड घटती जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी, और एक टाइम पे दोनों क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। क्या हो जाएंगे एक टाइम पे? कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम नहीं कह सकते, मतलब लॉ कहता है। क्या कहता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। ये जो ब्रैकेट लगा है ना इसके अंदर, इसको कहते हैं एक्टिव मास। अब आप लोग सोच रहे होगे एक्टिव मास होता क्या है? एक्टिव मास देखो, अच्छा कोई भी रिएक्टेंट या रिएक्टेंट कोई भी रिएक्टेंट होता है तो उसका पूरा पार्ट तो रिएक्शन करता नहीं, कुछ मास उसका कुछ हिस्सा रिएक्शन करता है, कुछ हिस्सा नहीं रिएक्शन करता, है ना? अच्छा लोहे में पूरे में जंग थोड़ी लगती, हो सकता है कुछ पार्ट लेफ्ट छूट जाए और कुछ में ही रिएक्शन हो। भाई जहां नीचे रखा है हो सकता है नीचे वाला पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही हो। तो रिएक्टेंट कभी भी जब भी रिएक्शन करता है केमिकल रिएक्शन में, तो कुछ ही मास उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कुछ मास पार्टिसिपेट, तो जो मास पार्टिसिपेट करता है उसी को एक्टिव मास कहते हैं, और जो मास पार्टिसिपेट नहीं करता उसे इनएक्टिव मास कहते हैं। बात मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आई? क्या कह रहा हूं मैं? एक्टिव मास क्या होता है? जितना रिएक्टेंट का मास पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में उसे हम कहते हैं एक्टिव मास। अब अगर मैं बोलूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, तो वो कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ सी
इंटू एक्टिव मास ऑफ डी। क्लियर हुई बात? अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। अगर मैं इसका निकालूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, तो क्या लग जाएगा? के बी लग जाएगा। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? और आपको पता होगा एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में आ जाए आर ओ एफ यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वही तो है। तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, के एफ लगाया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो कांस्टेंट लगता है। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम जब आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम कब आता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाए? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मतलब दोनों की स्पीड जब बराबर हो जाएंगी तो उस समय क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम। तो यहां क्या लिखोगे? के एफ एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी इज इक्वल टू के बी एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ टी। बोलो समझ में आ गया या नहीं? अब आप क्या करो, इसको डिवाइड में भेज दो, तो क्या हो जाएगा? के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। और इसी को बोल सकते हैं के एफ बाई के ई के रेशियो को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? के एफ बाई के बी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलो क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के एफ बाई के बी के रेशियो को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ के ई, के एफ बाई के बी को हम लोग कहते हैं के ई। यही है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसी के द्वारा हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाला है। ठीक है बेटा। फॉरवर्ड रिएक्शन, हाँ उल्टा लिख दिए क्या? नहीं सब सही है, सब सही है। ये गधा है। के भी इधर आएगा, ये इधर जाएगा, सी डी बाई ए बी आएगा, के एफ बाई के बी, के एफ बाई के बी के रेशियो क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और के एफ के बी क्या होता है? रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। हम्म। चलो 2a प्लस बी गिव्स सी प्लस 3d। इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ। क्या लिखते थे? कंसेंट्रे ओ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का एक्टिव मास क्या होगा? 2a है ना? 2a को क्या लिखोगे? a इंटू ए। 2a का मतलब ही तो लिखोगे, और इंटू बी। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटा ये 2a है ना, तो इसको क्या लिखोगे? ए ए एक्टिव मास ऑफ ए ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालेगा तो क्या आएगा रे बाबा? के बी सी एक्टिव मास ऑफ डी यानी डी डी डी। सही है नहीं? अगर मुझे निकालना है तो अच्छा, जब इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम, तो बताओ क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सी नहीं होता गधा, सी के बाद डी आता है। आगे देखो, तो यहां क्या लिखोगे? के एफ ए का स्क्वायर लिखोगे ना, और बी की पावर 1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे? के बी सी, सी की पावर 1 है, और डी की पावर क्या हो जाएगी? अरे बोल रहे बाबा, 3। अच्छा बताओ क्या होगा? के एफ बाई के बी
इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी की पावर 3 अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 2 एक्टिव मास ऑफ बी। तो बेटा इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लो आपका निकल आया लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा। अब इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। बोलो समझ में आया? तो यहां पे आप इतना लंबा ना करके आप डायरेक्टली लगा देना, ए के बगल में जो कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको पावर में बदल देना। 3D था तो पावर क्या लग गई 3। दैट्स इट। ये मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा आपको करके दिखाया। दरअसल एग्जैक्टली होता ये है, लेकिन स्कूल में टीचर डायरेक्टली बता देते हैं कोफिशिएंट के बगल वाला पावर लगा दो। बात सही है, लगाना है, लेकिन ये चीज आप समझ लो कि होता ऐसे है, बाद में ये आता है। समझ में आ गई बात? तो आपको टीचर स्कूल में डायरेक्टली ये भी बता सकता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही। लेकिन ये है एक्टिव मास। बाइक फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट है, बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट है। समझ में आई बात? तो एक्टिव मास आपको रखना है, इनएक्टिव मास नहीं रखना। एक्टिव मास का कंसंट्रेशन रख रहे हैं। समझ में आ गया इतना? कंफर्म? नोट कर लीजिए, आगे कल इसके कुछ और न्यूमेरिकल लगाएंगे।